हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। सारंग विला में मृत्युंजय अव्यक्त को लेकर कमरे में ही घूम रहा था और महक उन दोनों को देख रही थी और अव्यक्त अपने दोनों मुट्ठी मजबूती से बंद करे मृत्युंजय के सीने से लगा हुआ था। मृत्युंजय अव्यक्त को हलचल न करता देख महक की तरफ देख कर धीरे से बोला, सो गया क्या? महक के कुछ कहने से पहले ही अव्यक्त फिर से रोने लगा, जिसे सुनते ही मृत्युंजय फ्रस्ट्रेशन मुँह से अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट कर झुलाते हुए बोला, मेरी औलाद पिछले 2 घंटे से रो रहा है। प्लीज़ डैडा को और परेशान मत कर, उसका आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। लेकिन अव्यक्त को तो जैसे आज मृत्युंजय की नींद हराम करने की ठान चुका था। वो बुरी तरीके से रोए जा रहा। महक अव्यक्त को रोता हुआ देखकर मृत्युंजय से बोली, अब दे दीजिए, उसे भूख लगी हो। ये सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, 2 घंटे में 2 बार दूध पिला चुकी हो तुम, शायद दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए रो रहा है। मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ क्या? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम आराम करो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। महक बिस्तर से उतरते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ चलेंगे। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और महक अपनी साड़ी को ठीक कर लेती है और मृत्युंजय, जो कि पहले से ही लोवर और टी शर्ट में था, दोनों अव्यक्त को लेकर नीचे आते हैं। रचना, जो कि पानी पीने के लिए नीचे आए हुए थे, उन दोनों को अव्यक्त को लेकर जाता हुआ देख कर बोली, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मृत्युंजय रचना की बात सुनकर बोला, चाची ये 2 बजे से रो रहा है और अभी तक चुप ही नहीं हुआ, इसलिए हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। रचना मृत्युंजय की बात पर गहरी सांस भरकर महक की तरफ देखते हुए बोली, महक तुमने इसे दूध पिलाया? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ चाची, मैंने इसे 2 बार दूध पिलाया, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा है। क्या इसे कहीं दर्द हो रहा है? जिसे सुनकर रचना मृत्युंजय की गोद से अव्यक्त को ले इसे धीरे धीरे झुलाते हुए महक से बोली, क्या इसने डकार ली जब तुमने दूध पिलाया? महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं तो इसने ढकार नहीं ली। रचना अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, अब तुम उठ चुके हो तो एक काम करो, इसकी सिकाई करते हैं। सरसों का तेल हल्का गर्म करके ले आओ और थोड़ी सी आग भी, तब तक मैं इसे डकार करवाती हूँ। इतना कहकर रचना अव्यक्त को सीने से लगाकर उसके पीठ को धीरे धीरे थपथपाने लगती है और झुलाने लगती है। महक और मृत्युंजय एक दूसरे को देखने के बाद जैसा कि रचना ने कहा था करने लगे। कुछ देर बाद अव्यक्त बिल्कुल चुप हो गया था। महक अव्यक्त को चुप देख कर राहत की सांस लेते हुए रचना से बोली, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। रचना अव्यक्त के सारे कपड़े निकाल कर उसे तेल से मालिश करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है महक, धीरे धीरे सीख जाओगी। मृत्युंजय सोफे पर बैठे रचना को अव्यक्त का मालिश करता हुआ देखकर बोला, चाची आप शोभित का भी ऐसे ही मालिश करती थी ना? रचना अपना हाथ हल्का सा आग में सेकने के बाद अव्यक्त के पेट की सिकाई करते हुए बोली, हाँ, इससे बच्चे की थकान दूर होती है और उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। महक अव्यक्त को देखे जा रही थी, जिसका चेहरा तेल से भरा हुआ था और पूरी तरीके से लाल हो गया था, क्योंकि आग से सिकाई करने के कारण उसके चेहरे गर्म थे। अव्यक्त अचानक अपनी पैंट गीली कर देता है, जिस कारण रचना की साड़ी गीली हो जाती, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को घूरते हुए बोला, तुमने मेरी चाची को गंदा कर दिया। रचना मृत्युंजय को हल्का सा मार कर बोली, चुप रहो, वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जैसे जैसे बड़ा होगा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। उसके बाद उसे टॉवल से लपेट कर महक को देते हुए बोली, इसे दूध पिला दो, सो जाएगा अब। महक टाइम की तरफ देखती है, जिसमें सुबह के 6 बज गए थे। महक अपना सिर हिलाते हुए अव्यक्त को अपने सीने से लगा कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय सोफे से उठकर रचना से बोला, आप जाकर कपड़े चेंज कीजिए, मैं ये सब साफ कर देता हूँ। मैं सुरेश को बुला देता हूँ, वो साफ कर देगा, वैसे भी सुबह हो चुकी है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, रचना ने कहा। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय कमरे में पहुँचता है तो देखता है अव्यक्त बड़े आराम के साथ सो रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय औंधे मुँह बिस्तर पर गिरते हुए बोला, फाइनली ये सो गया,
पूरी रात की नींद हराम कर दी। महक मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोली, एक दिन जाग गया तो आप ऐसा कह रहे हो? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं कोई बहस नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, तब तक तुम भी सब कुछ संभाल लो। इतना कहकर मृत्युंजय वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद महक व्यक्ति की तरफ देखती है जो कि बड़े ही आराम से सो रहा था, जिसे देखते हुए महक उसके गाल पर हल्का से किस कर उसके सारे टॉयज, डायपर, बेड सब को ठीक करने लगती है। स्वीडन जर्मनी फार्म हाउस। ऋतिक और प्रकृति ने पूरी रात एक दूसरे के बाहों में बिताई थी और इस बीच ऋतिक ने नई दफ़ा प्रकृति से प्यार किया था, जो कि ऋतिक के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर आज एक ग्लो था जो अक्सर नहीं हुआ करता था। सुबह के 9 बज रहे थे जब प्रकृति की नींद खुली और उसने अपने बगल में देखा जहां ऋतिक सो रहा था और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह प्रकृति को महसूस हो रहा था। प्रकृति ऋतिक को अच्छे से देखती है जो कि अपने दोनों पैरों के बीच फंसा रखे थे और वो बहुत गहरी नींद में सो रहा, जो अक्सर वो नहीं हुआ करता था। उसकी पोनीटेल खुल चुकी थी और उसके हल्के बाल उसके माथे पर झूल रहे थे। प्रकृति करवट बदलकर हल्का सा नीचे की तरफ सरकती है और अपने बाएं हाथ को उठाकर ऋतिक के माथे पर बिखरे बाल जो उसकी आंखों में आ रहे थे उसे धीरे से अपनी उंगलियों की मदद से सरकाकर उसके माथे से हटा देती। प्रकृति ऋतिक को देखकर मुस्कुराए जा रही थी और उसके पूरे चेहरे को एक एक फेशियल फीचर्स को देख रही थी। अभी भी दोनों बिना कपड़े के थे। तभी ऋतिक ने अचानक ही नींद में अपना हाथ उठाया और सीधा प्रकृति के सीने पर रख दिया। प्रकृति को कुछ समझ नहीं आया। तभी ऋतिक ने प्रकृति को थोड़ा सा पीछे करने के लिए जोर से हाथ के जरिए प्रेशर किया। ऋतिक के इस तरीके से सीने पर प्रेस करने से प्रकृति को अपने पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगती है। प्रकृति ऋतिक की तरफ देखती है जो कि अभी भी गहरी नींद में था, जिसे देख प्रकृति अपने दांत पीसकर धीरे से बोली, स्टूपिड, जल्लाद कहीं का। तभी ऋतिक फिर से उसके सीने को दबाता है जिससे प्रकृति की वासना फिर से जाग उठती है और वो अपनी आंखें मजबूती से बंद कर अपने निचले होठ को कस कर भींच लेती है। तभी ऋतिक प्रकृति को सीने से दबाते हुए नींद में धीरे से बोला, यार ये स्ट्रेस बॉल मेरे बेडरूम में क्या कर रही है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। ये कहते हुए और ज़ोर से दबाने लगता है जिससे प्रकृति की सिसकियाँ निकल जाती हैं। प्रकृति के मॉर्निंग की आवाज़ सुन ऋतिक आंखें खोल सिर घुमाकर उसकी तरफ देख कोल्ड नज़रों से देखता है जहां प्रकृति आंखें बंद कर उसको टच को महसूस कर रही थी। तभी ऋतिक की नज़र अपने हाथ पर गई जो कि प्रकृति के सीने पर था, जिसे देखते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और वो धीरे धीरे उसके सीने को प्रेस करते हुए हल्का प्रकृति के नज़दीक आ उसे अपने नज़दीक खींच कर बोला, क्या बात है, नींद में मेरे टच को महसूस करके एंजॉय कर रही हो? ऋतिक की आवाज़ सुनकर प्रकृति आंखें खोल उसकी तरफ देख जल्दी से उठते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। जिसे देख ऋतिक प्रकृति को पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, हाँ हाँ, तुमने एंजॉय कर लिया है तो मेरी बारी है। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर रख उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखते हुए प्रकृति रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़। ऋतिक प्रकृति के चेहरे को देखकर हल्का सा झुक अपने गाल को उसके गाल से टच कर दूसरे गाल को फिर से अपने गाल के टच कर उसके होठों पर हल्का सा किस करके बोला, होटल चलते हैं, बाकी का हिसाब रात को कंप्लीट करूँगा। प्रकृति ऋतिक की बात पर रिलैक्स होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या बात है, तुमसे सीधा आप क्या बात है, पूछो। ऋतिक ने बगल में लेटते हुए जिसे देखकर प्रकृति कंबल को ठीक से पकड़े अपने सिर को हाथ के सहारे पकड़े ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मोना कौन है? प्रकृति के बात पर ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, प्रकृति ने कहा, जिसे सुनकर ऋतिक उठकर बैठ जाता है और टॉवेल उठाकर पहनते हुए कहता है, मैं नहीं बताना चाहता। जिस पर प्रकृति उठकर बैठते हुए बोली, लेकिन मुझे जानना है।
ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम होटल के लिए निकल रहे हैं। प्रकृति उसी हालत में बिस्तर से उतर ऋतिक के सामने खड़ी होकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जानना है, बताइए, गोवा वाले बेडरूम में वॉल पर जिस लड़की की तस्वीर लगी है वो कौन है? मेरा प्यार, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ऋतिक ने जवाब दिया। प्रकृति को अपने दिल के बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए अपना सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, मुझे बस यह सुनना था। इतना कहकर प्रकृति वॉशरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ती है तो ऋतिक उसे पीछे से अपनी बाहों में भर उसके पीठ को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए कभी भी कुछ भी बदमाशी मत करना, क्योंकि मैंने बहुतों को खोया है, तुम्हें नहीं खो सकता। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति के गले पर हल्का सा किस कर लेता है, जिसे महसूस करते हुए प्रकृति ऋतिक के हाथ जो उसके कमर पर लिपटे हुए थे उसमें हल्का सा सहलाते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऋतिक ने प्रकृति को सीधा करते हुए कहा, जिसे देखकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? ऋतिक प्रकृति को लिफ्ट करता है तो प्रकृति अपने पैर उसके कमर पर लपेट लेती है तो ऋतिक प्रकृति के बर्ड्स के सहारे पकड़े उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, एक नया राउंड खेलेंगे। बेडरूम में तो अच्छे से कर लिया, अब थोड़ा वॉशरूम में भी ट्राई कर लेते हैं। जिसे सुनकर प्रकृति उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, वैसे मैं एक सवाल और पूछूं? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे टॉयलेट सीट पर बैठाते हुए बोला, तुम बहुत बोलती हो। प्रकृति सिर ऊपर करके ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, बताओ ना, तुम पूछोगे तब बताऊंगा ना, क्या पूछना है पूछो। ऋतिक ने प्रकृति के बालों को समेटते हुए कहा, जिस पर प्रकृति थोड़ा सा कैजुअल होकर बोली, वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं है। क्या तुमने मुझसे पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? ऋतिक प्रकृति के बात पर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें जलन हो रही है कि मैं तुमसे पहले किसी और के साथ फिजिकल हो चुका हूँ? प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़के कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को वर्जन होना चाहिए। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के चेहरे को पकड़कर बोला, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ फिजिकल क्यों नहीं होती? प्रकृति ऋतिक के आंखों में देखते हुए बोली, शादी के पहले तक तो सिर्फ किस चलती थी और तुमने मेरी पहली किस ले ली, मैंने कभी किसी को किस भी नहीं किया था। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति के गाल पर अपने होंठ रख चलाते हुए उसके कान में अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोला, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने से पहले मैं कुंवारा था। प्रकृति ऋतिक को खुद से दूर करते हुए, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है और किनारे पर बैठा सांप तुम्हारा बाप है। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने कहा कि तुम कुंवारे थे कल तक, लेकिन आज नहीं हो? मतलब मुझसे पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ था? झूठ बोलते हो मुझसे। प्रकृति ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, जिस पर ऋतिक अपने दांत पीस कर बोला, मैंने मोना को अपने बच्चे की तरह पाला था, हम दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन मैंने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया था क्योंकि वह छोटी थी और आपका बहुत बड़ा था। प्रकृति ने धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा। उसे खुद में बात करता हुआ देख ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम फिर से पागल की तरह खुद में बात कर रही हो। प्रकृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, चलो, मुझे कोई गम नहीं है, हम दोनों कुंवारे थे, अब नहीं है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ये कहते हुए कि प्रकृति मुचमुचाने लगती है, उसे अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। ऋतिक के वर्जन होने की बात सुनकर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ऋतिक प्रकृति को इतना खुश देख जाकर बाथ टब में बैठते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाकर बोला, इधर आओ। प्रकृति आकर ऋतिक के अपोजिट डायरेक्शन में बैठते उसके चेहरे को देखते हुए, एक बात बोलूं, मैंने कहा ना, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो।
ऋतिक ने आंखें बंद करते हुए कहा। जिसे देख प्रकृति उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए बोली, तुम बहुत हॉट हो। ऋतिक के गाल हल्का हल्का लाल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस बनाए हुए कहता है, इसलिए तो हम एक और राउंड खेलने वाले हैं। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने कमर पर बैठाते हुए एंटर करता है तो प्रकृति ऋतिक के कंधों को कसकर पकड़ लेती है और उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तुम सच में जल्लाद हो। ऋतिक प्रकृति के बालों में हाथ डाल उसके होठों पर हल्का सा पैक देकर बोला, तो चले इस जल्लाद की दरिंदगी देखो। इतना कहकर प्रकृति को फ्रेंच किस करने लगता है और प्रकृति धीरे धीरे मौन करते हुए उसका साथ देने लगती है। उन दोनों के जिस्म से निकलने वाली गर्माहट वॉशरूम के माहौल को और ज़्यादा कामुक बना रही थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।